मार्शल वर्ड वेब उपन्यास अध्याय 153 दमनकारी आभा। लाइट नॉवेल वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित। पेंग। ओयांग दिहुआ की ताड़ की हवा ने एक पत्थर के स्तंभ पर हमला किया जो सैन्य क्षेत्र के किनारे पर था और तुरंत इसे अलग कर दिया। इस बीच लिन मिंग पहले ही झांग गुआन्यू की तरफ प्रकाश की किरण की तरह टिमटिमा चुका था। उसकी हथेली नीचे गिर गई और झांग गुआन्यू की पीठ पर एक निर्दयी हाथ का निशान दिखाई दिया। नाड़ी काटने वाली हथेली। लिन मिंग का असली सार झांग गुआन्यू के शरीर में घुस गया। इस समय झांग गुआन्यू ने पहले ही प्रतिरोध के किसी भी साधन को पूरी तरह से खो दिया था, इसलिए सच्चा सार तेजी से, बिना किसी बाधा के, झांग गुआन्यू के सभी मध्याह्न रेखा में फैल गया। उसके शिरोबिंदु को तीव्र वास्तविक सार द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसमें कई प्रमुख बिंदु, छिद्र और अन्य सभी शामिल थे। सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो गया था। झांग गुआन्यू बुरी तरह कराह उठा और बेहोश हो गया। घटनाक्रम में अचानक आए इस बदलाव से हर कोई सकते में आ गया। लिन मिंग ने ओयांग दिहुआ के आदेश को नजरअंदाज कर दिया था, और इसके अलावा वह झांग गुआन्यू पर हाथ मारने के लिए अचानक ओयांग दिहुआ के हस्तक्षेप को तोड़ दिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लिन मिंग की गति ओयांग दिहुआ की तुलना में तेज थी? ओयांग दिहुआ वास्तव में लिन मिंग को रोक नहीं सका। लिन मिंग बहुत भयानक है। ओयांग दिहुआ एक बुजुर्ग का प्रत्यक्ष शिष्य है। वह निश्चित रूप से कोई सामान्य पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, और लिन मिंग केवल अल्टाइंग मसल स्टेज पर है। ये लोग सच्चे सार ध्वनि संचरण के माध्यम से धीमी आवाज में एक दूसरे से चर्चा करते थे। जब उन्होंने लिन मिंग को देखा तो उनके चेहरों पर श्रद्धा और यहां तक कि भय भी भर गया। भविष्य की कई परेशानियों की जड़ को काटने के लिए एक ही हथेली का उपयोग करने के बाद लिन मिंग ने जानबूझकर थंडरबोल्ट डेविलफायर बीड उठाया जो झांग गुआन्यू द्वारा था। हालांकि यह पहली बार था कि उसने ऐसा कुछ देखा था, लिन मिंग लगभग अनुमान लगा सकता था कि इसने क्या किया होगा। यह किसी प्रकार का विनाशकारी छिपा हुआ हथियार होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने थंडरबोल्ट डेविलफायर बीड की जांच की, लिन मिंग को अपनी पीठ में तीर चुभने जैसी झुंझुनी महसूस हुई। वह शांति से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ओयांग दिहुआ उसकी ओर घूर रहा है। ओयांग कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था जितना आज था। वह पहले से ही इतना क्रोधित था कि लिन मिंग ने उसके आदेश की अनदेखी कर दी थी। लेकिन जो बात उसे सबसे अधिक स्वीकार नहीं हो सकी, वह ये थी कि उसका हमला, जिसमें उसने लिन मिंग को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वास्तव में उसके द्वारा टाल दिया गया था, और इस प्रकार विफल रहा। इससे उसका काफी चेहरा खराब हो गया। वह पल्स कंडेंसेशन पीरियड में एक मार्शल आर्टिस्ट थे। वह 24 वर्ष का था और 7 प्रोफाउंड वैलीज के एक बुजुर्ग का प्रत्यक्ष शिष्य भी था। लिन मिंग केवल 15 वर्ष का एक अर्धकोर शिष्य था, और उसकी साधना प्रारंभिक मांसपेशियों को बदलने के चरण में थी। उसे वास्तव में लिन मिंग द्वारा पीटा गया था, और उसकी हथेली पर खाली हवा के अलावा कुछ नहीं लगा था। वह असहाय होकर केवल ये देख सकता था कि इस छोटे लड़के ने झांग गुआन्यू पर भारी हाथ मारा। वह लिन मिंग से 9 वर्ष बड़ा था। उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया था। अब उसकी सारी गरिमा कहां चली गई? उनकी मार्शल प्रतिभा कुछ भी उत्कृष्ट नहीं थी। वह एक बुजुर्ग का प्रत्यक्ष शिष्य बनने में सक्षम होने का कारण ये था कि उसके चाचा बबूल गुट के तीसरे बुजुर्ग थे। उन्हें सबसे अधिक नफरत उन लोगों से थी जो उनकी पीठ पीछे बोलते थे और कहते थे, यह ओयांग दिहुआ केवल एक मुख्य शिष्य बनने के लिए अपने संबंधों पर निर्भर था। उसके पास कोई कौशल नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मेरे आदेशों को नहीं सुना और फिर भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से झांग गुआन्यू पर हमला किया, जब वह विरोध करने की सारी क्षमता खो चुका था। केवल इसी आधार पर मैं तुम्हें पंगु बना सकता हूं। ओयांग दिहुआ ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें नफरत से चमक उठी क्योंकि वह चाहता था कि वह लिन मिंग को जिंदा खा जाए। लिन मिंग की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया।
उन्होंने अपने हाथ में थंडरबोल्ट डेविल 5 बीट दिखाया और आत्मविश्वास से कहा, सर 7 प्रोफाउंड एनवॉय, मुझे लगता है कि आपको इसे पहचानना चाहिए। झांग गुआन्यू इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करना चाहता था। मैं नहीं मानता कि इस द्वंद्व के नियमों में इसकी अनुमति है। यह संभवतः एक ऐसी चीज है जिसे केवल एक बड़ा संप्रदाय ही परिष्कृत कर सकता है। इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसने विरोध करने की क्षमता खो दी है? क्या सर 7 प्रोफाउंड एनॉय का यह मतलब है कि मैं अपनी गर्दन आगे बढ़ा दूं और उसे अपना सिर काटने दूं? क्या मुझे उससे निपटने से पहले झांग गुआन्यू के मुझे गंभीर रूप से घायल होने तक इंतजार करना चाहिए था? मुझे माफ करें, मैं इतना महान व्यक्ति नहीं हूं। साथ ही कई महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद हैं। चूंकि इस चीज की शक्ति इतनी महान है, तो क्या यह भयानक नहीं होगा यदि वह इसे बाहर फेंक दे और सभी को घायल कर दे? इसे फेंकने के लिए ज्यादा सच्चे सार की आवश्यकता नहीं है। जब तक झांग गुआन्यू के पास जीवन की थोड़ी सी भी सांस बची है, वह आसानी से इसे बाहर फेंक सकता है। इसीलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। मैंने ही उसे सुलाया था। जिस हथेली का मैंने उपयोग किया वह थोड़ी देर पहले थोड़ी भारी थी, लेकिन मैंने सुनिश्चित किया कि मैं सर झांग का हाथ न हटाऊं। मुझे खेद है, मुझे वास्तव में पछतावा है, लेकिन मुझे असहाय होकर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 10,000 कदम पीछे हटते हुए मैं कहता हूं कि भले ही मुझे क्रूर होना पड़े, सर झांग और मैंने इससे पहले ही जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और हमने सबूत के रूप में अपने अंगूठे भी दबा दिए हैं, ताकि किसी भी जीवन को खतरे में डालने वाले घावों की जांच न की जा सके। मिस्टर ओयांग, क्या आपको याद नहीं है? लिन मिंग के तर्क ने ओयांग दिहुआ को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ओयांग रूप से को यह समझ में नहीं आया कि उस ताड़ के प्रहार के भीतर कौन से गहरे रहस्य निहित थे। वह निश्चित रूप से जानता था कि लिन मिंग के निर्णायक और शातिर आंदोलन के साथ उस हथेली ने निश्चित रूप से झांग गुआन्यू को कुछ बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस तथ्य के साथ कि पहले ही उसने झांग गुआन्यू के दाहिने हाथ को पहले ही बर्बाद कर दिया था और इसे बर्बाद मांस और टूटी हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं में बदल दिया था। अंगों को दोबारा विकसित करने वाली दुर्लभ और मूल्यवान दवा के बिना यह ठीक से ठीक नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि यहां से झांग गुआन्यू का मार्शल पथ पूर्ण विराम पर आ गया था। ये झांग गुआन्यू एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दिल बहुत गर्व से भरा था। वह छोटी सी असफलता भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इस स्तर की असफलता तो दूर, शायद उसका मार्शल आर्ट का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वह कभी भी इससे उबर नहीं पाएगा। झांग गुआन्यू का पूरा जीवन अब समाप्त माना जा सकता है। हुआ यूं कि लिन मिंग का शातिर कदम वास्तव में गलत नहीं था और न ही नियमों के खिलाफ था। ठीक पहले झांग गुआन्यू लिन मिंग को मारना चाहता था और ये थंडरबोल्ट डेविल 5 बीट इसका सबूत था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों के अनुसार कोई भी युद्ध में किसी प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता था या जानबूझकर उन्हें अक्षम नहीं कर सकता था जब उन्होंने पलटवार का विरोध करने की क्षमता खो दी थी, अन्यथा उन्हें कुछ दंडों के अधीन किया जाएगा। लेकिन अब लिन मिंग ने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारा था, न ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को निष्क्रिय किया था जब उन्होंने विरोध करने का कोई भी साधन खो दिया था। उसने जो किया वह वैध बचाव था, इसलिए किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इससे ओयांग डिहुआ झुंझलाहट से लगभग पागल हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने द्वंद्व से पहले जीवन मृत्यु अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ओयांग डिहुआ लिन मिंग में गलती नहीं ढूंढ सका। इसलिए उसके पास लिन मिंग से निपटने का कोई साधन नहीं था। वह 24 साल का युवक था जबकि लिन मिंग केवल 15 साल का युवक था। यदि वह डराने धमकाने के लिए अपनी खेती पर भरोसा करता, तो इसे युवा पीढ़ी को धमकाने वाले एक बुजुर्ग के रूप में देखा जाता। यदि उसके पास लिन मिंग से निपटने का कोई उचित कारण नहीं था, तो किसी भी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता था।
इसके अलावा ओयांग दिहुआ ने लिन मिंग की मायावी गति के बारे में सोचा और उसमें आत्मविश्वास की कमी होने लगी। यदि वह अपनी पूर्ण शक्ति से लिन मिंग को दबाने में सक्षम होता तो यह अच्छा होता। हालांकि अगर वह अभी भी लिन मिंग को कई चालों में नहीं हरा सका तो वह वास्तव में अपना सिर दीवार पर मारकर मरना चाहेगा। यह 9 साल का अंतर बहुत हास्यास्पद मामला होगा, लेकिन आज वह इस बात को न भूल सका, न जाने दिया, नहीं तो उसकी इज्जत चली जाती। माहौल बहुत गंभीर और गंभीर था। कोई भी देख सकता था कि लिन मिंग और ओयांग दिहुआ के बीच चिंगारी फूटने वाली थी। ये दोनों भविष्य के 7 गहन दूत और वर्तमान 7 गहन दूत थे जो एक दूसरे के विरोध में थे। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता, लिन मिंग कमजोर पक्ष था। लिन मिंग खतरे में है। ओयांग दिहुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। यहां तक कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर को भी उसके साथ थोड़ा सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा। युवाओं में साहस है। अब जबकि लिन मिंग ने बड़े होने से पहले ही ओयांग दिहुआ को उकसा दिया है, मुझे डर है कि लिन मिंग के लिए यहां से बुरे दिन होंगे। लिन मिंग को नीचा मत देखो। लिन मिंग द्वारा बनाए गए सभी शत्रुओं को देखें। झांग कैंग, झू यान, झांग गुआनियो, सभी लिन मिंग से हार गए हैं। झांग कैंग और झू यान बहुत कमजोर हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर क्या झांग गुआनियो चरम पर नहीं है? चाहे वह खेती हो या व्यक्तिगत ताकत, बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये 10वां राजकुमार यांग जेन था। यांग जेन को लिन मिंग द्वारा कसकर और महत्वपूर्ण रूप से दबाया गया था। वह लिन मिंग के सामने केवल मुस्कुरा सकता था, किसी भी चेहरे की परवाह किए बिना। उसे केवल उन लोगों को देखने की जरूरत थी जो चेहरे की परवाह करते थे, जैसे कि झांग कैंग, झू यान और झांग गुआनियो, ये देखने के लिए कि वे सभी समाप्त हो गए थे। 10वें राजकुमार यांग जेन बुद्धिमान थे। हर दिन वह लिन मिंग के साथ गेंद खेल सकते थे, जो एक अतिरिक्त दिन था। उपस्थित लोगों में से कई लोगों ने एक अलग दृष्टिकोण साझा किया। कुछ लोग लिन मिंग को लेकर चिंतित थे और कुछ जो दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश होना पसंद करते थे। वे ओयांग दिहुआ द्वारा लिन मिंग को मौत के घाट उतारते देखने के लिए उत्सुक थे। लिन मिंग शक्तिशाली था, लेकिन ओयांग दिहुआ के पीछे 7 गहरी घाटियों का एक बुजुर्ग था। ऐसा चरित्र आसानी से एक 7 गहन डिक्री भेज सकता है, जो किसी राष्ट्र को शासक बदलने और भूमि का नाम बदलने का कारण भी बन सकता है। भले ही लिन मिंग पल्स कंडेंसेशन अवधि में पहुंच गया हो, वह ओयांग दिहुआ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वह बस मौत को दावत देने जैसा होगा। पूरे विवाद में बाई जिंगयुन चुपचाप अपने होंठ काट रही थी और उसने लिन मिंग को बहुत ही जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसके पास अभी भी आधा साल था। जिस दिन उसके पिता की मृत्यु पर 3 साल तक शोक मनाने की उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म होंगी, वह आधे साल में था। शोक की अवधि समाप्त होने के बाद वह दिन था जब ओयांग दिहुआ शादी का प्रस्ताव रखेगा। बाई जिंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि उनके दादा, जिन्हें पारिवारिक हितों की चिंता करनी थी, इस शादी से इनकार करने का साहस करेंगे। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि ओयांग दिहुआ उसके बारे में भूल जाएगा। हालांकि ओयांग दिहुआ ने आज भोज में उससे कुछ शब्द भी नहीं बोले थे। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि समय उपयुक्त नहीं था। जब बाई जिंगयुन ने ओयांग दिहुआ की ओर देखा तो उसने उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से देखा था, और वे आंखें लालच और अनैतिकता से भरी थीं। बाई जिंगयुन ने पहले ही खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि लिन मिंग और ओयांग दिहुआ दुश्मन थे। इससे उसका हृदय पसीज गया। शायद, बस शायद, 1% संभावना थी कि लिन मिंग उसे आग के गड्ढे से बचा सके। सैन्य क्षेत्र में ओयांग दिहुआ ने लिन मिंग की ओर एक एक कदम बढ़ाया। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता तो उसकी भयानक आभा एक बिंदु और मजबूत हो जाती। उनके कदमों की आहट से उन लोगों के दिल धड़कने लगे मानो वे उनके साथ प्रतिध्वनित हो रहे हों।
ये एहसास बहुत असहज था। चूंकि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें समर्पण करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जैसे ही ओयांग डिहुआ ने इस पर जोर दिया, उसके शरीर की आभा अचानक फूट पड़ी। वह लिन मिंग पर अत्याचार करने के लिए अपनी भव्य उपस्थिति के गुण पर भरोसा करना चाहता था, जब तक कि वह अब और नहीं टिक सका और उसे झुकना पड़ा। ओयांग डिहुआ ने पहले ही अपनी दिव्य बबूल शक्ति को तीसरी परत के शिखर तक विकसित कर लिया था। चौथी परत तक पहुंचने से पहले वह बस एक कदम चूक रहा था। उसकी प्रभावशाली आभा झांग गुआन्यू की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थी। हर कदम के साथ सभी प्रकार के अराजक भ्रम और राक्षस एक उभरे हुए ज्वार की तरह ऊपर की ओर बढ़ते प्रतीत होते थे, जिसने लिन मिंग को धक लिया था। ओयांग डिहुआ के आसपास खड़े लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह आभा अत्यंत विचित्र एवं भयानक थी। जैसे ही यह बात उन तक फैली, तुरंत महसूस होने वाले भ्रामक दुस्वप्न उनके सामने प्रकट हो गए और उनका दिमाग लगभग विफल हो गया। मेरे प्रभु, सावधान रहें। एक गार्ड ने देखा कि उसका मालिक पहले से ही मूर्ख हो गया था और उसके मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। वह उसे झकझोर कर इस दुस्वप्न से जगाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। वह केवल उसे अपनी पीठ पर फेंक सकता था और उसे उस सीमा से परे ले जा सकता था जिसे ओयांग डिहुआ की भयानक आभा ने कवर किया था। उपस्थित संभ्रांत लोगों में से कई के पास मार्शल आर्टिस्ट की खेती थी, जो ओयांग डिहुआ की हैरान करने वाली आभा की प्रकृति का विरोध करने के लिए बहुत कम थी। यहां तक कि मांस प्रशिक्षण और विसरा प्रशिक्षण चरणों में उन मार्शल कलाकारों को भी अच्छा महसूस नहीं हुआ और उन्हें ओयांग डिहुआ की दमनकारी उपस्थिति का विरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर के भीतर वास्तविक सार को घुमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे लोग भी थे जिनकी खेती बहुत कमजोर थी और सामना करने के बारे में कोई विचार किए बिना बस भाग गए। 7 गहरी घाटियों का एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल कलाकार वास्तव में दुर्जेय था। दर्शकों में मौजूद ये संभ्रांत रईस केवल इस आभा से प्रभावित हुए थे और फिर भी उन्हें इतनी बुरी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। लिन मिंग वास्तव में मैदान पर दबाव का पूरा खामियाजा भुगत रहे थे। ये कितना कठिन था इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन जब अंततः सभी ने बड़े प्रयास से अराजक भ्रमों के विरुद्ध अपने मन और चेतना को स्थिर किया, तो वे लिन मिंग की ओर देखकर दंग रह गए। उन्होंने लिन मिंग को बिना किसी चिंता के चुपचाप खड़ा देखा। उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे हुए थे और वह स्वतंत्र रूप से सैन्य क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था। भारी गहरा नर्म भाला उसकी बाहों में उसकी छाती से सटा हुआ था और जैसे ही वे उसकी अभिव्यक्ति की ओर मुड़े, उन्होंने देखा कि लिन मिंग ओयांग डिहुआ की ओर देख रहा था जैसे कि वह कोई चंचल बंदर हो। दिव्य बबूल शक्ति अंततः एक विकृत और विकृत खेती पद्धति थी। किसी के दिव्य बबूल शक्ति की खेती करने के बाद उनकी आभा एक विकृत और अनैतिक गति से भर जाएगी। यदि एक मार्शल कलाकार इसमें घिरा हुआ था, तो उनका दिमाग अंतहीन असामान्य भ्रमों का सामना करने में असमर्थ होगा और वे अपने दिल की कुरूपता को उजागर करेंगे। लेकिन लिन मिंग का मार्शल आर्ट के प्रति दिल विशेष रूप से शुद्ध और सच्चा था। इतना ही नहीं, बल्कि लिन मिंग ने चरम यांग अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन की खेती की, इसलिए उनका असली सार अतुलनीय रूप से मोटा था। उनकी मार्शल आर्ट की आभा एक अटल पुल की तरह, पहाड़ की तरह गतिहीन थी। इस वजह से ये अंतहीन भ्रामक प्रेत लिन मिंग के लिए बस एक मजाक थे। ओयांग डिहुआ की खेती केवल पल्स संघनन अवधि में की गई थी। भले ही वह हॉटियन क्षेत्र में हो, लिन मिंग अभी भी उसकी आभा का विरोध करने में सक्षम होगा। इसीलिए मौजूदा सीन ऐसा था। इसके बावजूद कि ओयांग डिहुआ ने अपनी आभा कैसे प्रदर्शित की, लिन मिंग प्रभावित और अविचलित रहे।
इससे ओयांग दिहुआ एक स्टेज जोकर से ज्यादा कुछ नहीं दिखने लगा। जैसे ही वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह दृश्य देखा, वे स्तब्ध रह गए। ओयांग दिहुआ की दमनकारी आभा का सामना करते समय लिन मिंग इससे थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ। यह बहुत हास्यास्पद था। यह सीधे सीधे चेहरे पर एक तमाचा था। भीड़ के भीतर बाई जिंगयुन शून्यता से लिन मिंग की आकृति की ओर देख रही थी। उसने नहीं सोचा था कि इतने भयानक दबाव में लिन मिंग शांत और शांत रह सकता है, जैसे कि उसके पास एक योग्य अहंकार है जो दूसरों को हेय दृष्टि से देखता है। लिन मिंग के लिए ओयांग दिहुआ की दमनकारी आभा एक मामूली मकड़ी के जाल की तरह थी जिसे आसानी से हटा दिया गया था। भले ही यह एक क्षण पहले था जब वह झांग गुआन्यू का सामना कर रहा था, या अब लिन मिंग की आभा अद्वितीय रूप से तेज थी। यह अटूट सुरक्षा को भी नष्ट करने में सक्षम था। यह एक लंबे भाले की तरह था जिसने सब कुछ काट डाला। उस पल बाई जिंगयुन की दिल की धड़कन घबराहट के साथ तेज हो गई। वह अटल पर्वत की भांति शांत गया तो वह एक असीमित धार की तरह था जिसने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। शायद, बस शायद, वह जीत सकता है। ये सोचते हुए बाई जिंगयुन ने अपनी पोशाक का कॉलर पकड़ लिया। सांस फूलने लगी। छोटे सुनसान कोने में वह खड़ी थी। किसी ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया था। इसमें मुरोगजी भी शामिल थी, जो चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी थी। सैन्य क्षेत्र में लिन मिंग जितनी देर तक शांत रहे, उतना ही अधिक ओयांग दिहुआ को बदनाम किया गया और पूरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ा। कुछ लोग लगातार देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। ओयांग दिहुआ आज इस नाटक का अंत कैसे करेगा? ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए वे जिसे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे वह चेहरा था, और लिन मिंग उसे कोई चेहरा नहीं दे रहा था। लिन मिंग बहुत असामान्य है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ओयांग दिहुआ की आभा के प्रति इतना प्रतिरोधी होना उसके लिए बुद्धिमानी है। उन्हें थोड़ा झुकना चाहिए और ओयांग दिहुआ को पद छोड़ने का मौका देना चाहिए। कुछ लोग बुदबुदाए। उपज मुरोगजी को सुनने को मिला। उसने उपहास करते हुए और ठंडे स्वर में कहा, अगर लिन मिंग वास्तव में थोड़ा भी झुकता है तो वो ओयांग दिहुआ की आभा का विरोध नहीं कर पाएगा। ओयांग दिहुआ लिन मिंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वह लिन मिंग को एक पल पहले उन बेवकूफों की तरह ही बना देगा। उनके लार टपकाते हुए मुंह, सुस्त आंखें और कुछ विदूषकों की तरह व्यवहार करेंगे। वह किसी सुअर से बेहतर नहीं है। माहौल और भी गर्मा गया। चूंकि चीजें पहले ही इस बिंदु तक आ चुकी थीं, शांतिपूर्ण समाधान का कोई भी मौका बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन इसी समय हवा में अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। यह हंसी विशेष रूप से समृद्ध थी। जब किसी ने इसे पहली बार सुना, तब भी यह बहुत दूर था, और अगले ही सेकंड में यह सभी के कानों में गूंज गया। इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति अपनी बाहों में एक लंबा सा सितार पकड़े हुए भीड़ के सामने प्रकट हुआ। वह आदमी लंबा और पतला था। उसकी घनी भौहें थीं। वहां खड़े होकर वह एक कालजयी अनुग्रह में लिपटा हुआ था। जिन लोगों ने उसे देखा, वे अपने हृदय से एक स्पष्ट विस्मय की भावना उभरने से स्वयं को रोक नहीं सके। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, ओयांग दिहुआ जो दमनकारी दबाव छोड़ रहा था वह अचानक हवा में बिखर गया। बिना किसी संदेह के इस व्यक्ति की ताकत ओयांग दिहुआ से कहीं अधिक दुर्जेय थी। मार्शल हाउस मास्टर
किन जिंगसुआन हैरान था। उसने रहस्यमय 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर को शायद ही कभी देखा हो। उसकी हरकतें अनियमित थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। उनकी ताकत अतुलनीय रूप से गहरी थी। वह पहले से ही बहुत लंबे समय के लिए चरम हॉटियन सीमा पर रुका हुआ था, और यह कहा गया था कि वह पहले ही जियांटियन क्षेत्र में आधा कदम उठा चुका था। जैसे ही ओयांग डिहुआ ने इस आदमी को, जो एक लंबा सितार पकड़े हुए था, प्रकट होते देखा, उसका मोह घूम गया और उसने इस क्षण का फायदा उठाकर अपनी आभा वापस ले ली। यह सितार धारण करने वाला व्यक्ति 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर किनजिया था। किनजिया 7 प्रोफाउंड वैलीज में शामिल होने से पहले वह केवल एक भटकने वाले संगीतकार थे। बाद में उन्होंने अपना दंडवत प्रणाम किया और 7 गहरी घाटियों के जिथ गुट में प्रवेश किया। उस समय वह पहले से ही 20 वर्ष का था। चूंकि किनजिया ने 20 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की खेती शुरू कर दी थी, वह पहले ही एक मार्शल कलाकार के लिए खेती करने का सुनहरा समय चूक चुके थे। फिर भी जैसी स्थिति थी, वह अप्रत्याशित रूप से 31 साल की उम्र में पल्स कंडेंसेशन अवधि में प्रवेश करने में कामयाब रहे और फिर 36 साल की उम्र में हॉटियन क्षेत्र में कदम रखा। जब वह 45 वर्ष के थे, तब वे हुतियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे। खेती की ऐसी प्रतिभाशाली प्रतिभा ने 7 गहरी घाटियों के बुजुर्गों को भी चौंका दिया था। हालांकि यह एक बड़ी क्षति थी कि वह एक मार्शल कलाकार के विकास के स्वर्णिम युग से चूक गए। इसलिए भले ही किनजिया का पुनर्जन्म हुआ था, जब उसने जियांटियन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया का दौरा किया और स्काई फॉर्चून किंगडम के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर का पद भी संभाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यात्रा करना चाहता था और अपने दिमाग के साथ साथ अपने कौशल में भी सफलता पाना चाहता था। सर ओयांग, क्या आप मुझे सामने आने पर विचार कर सकते हैं और मान सकते हैं कि यह मामला आज समाप्त हो गया? इसके बारे में क्या ख्याल है? किनजिया ने मुस्कुराते हुए ये कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा स्नेह था, मानो कोई वसंत की हवा सुन रहा हो। एक चुप्पी के बाद ओयांग डिहुआ ने चुपचाप कहा, चूंकि मार्शल हाउस मास्टर किन ऐसा कहते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। चूंकि किनजिया व्यक्तिगत रूप से सामने आई थीं, ओयांग डिहुआ निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएगी और उन्हें सम्मान दिखाएगी। ओयांग डिहुआ भी किनजिया से थोड़ा भयभीत था। एक बार जब किनजिया ने जियांटियन क्षेत्र में प्रवेश किया, तो वह भी एक बुजुर्ग होगा। जित कला में उनकी प्रतिभा के साथ उनका दर्जा जरूरी नहीं कि उनके चाचा से कम हो। छोटे भाई लिन, यह आपके लिए है। किनजिया ने अपनी कलाई को झटका दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि वह कैसे चला गया, लेकिन उसके हाथ में एक बच्चे की हथेली के आकार की लाल रंग की लिंगजी दिखाई दी। अपने हाथ के एक झटके के साथ रक्त लिंगजी लिन मिंग की ओर उड़ गया, जैसे कि उसके पास किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता हो। 500 साल पुराना रक्त लिंगजी। लिन मिंग ने ब्लड लिंगजी को पकड़ने के बाद वह महसूस कर सकता था कि समृद्ध सार उसके हाथ में प्रवाहित होना शुरू हो गया है। उसका दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्साह से तेजी से धड़कने लगा। 500 साल पुराना ब्लड लिंगजी बेहद दुर्लभ था। केवल एक बड़ा संप्रदाय ही इसकी खेती करने की गुप्त विधियां जानता था, और उनकी जीवित रहने की दर भी बहुत कम थी। अधिकांश रक्त लिंगजी 300 वर्ष की आयु में अपने जीवन काल के अंत तक पहुंचे। यदि पौधे को नहीं तोड़ा गया तो वह यूं ही बर्बाद हो जाएगा। 300 साल पुरानी रक्त लिंगजी एक धोने के कटोरे के आकार की हो गई, और नश्वर मनुष्यों की दुनिया में इसे एक अतुलनीय चमत्कारिक औषधि माना जाता था। इस प्रकार का रक्त लिंगजी पहले से ही बहुत कीमती था। रक्त लिंगजी जो अधिक उम्र की होगी, उसे नश्वर संसार में खोजना बहुत कठिन होगा। वहां केवल कुछ पवित्र पर्वत थे जो आध्यात्मिक सार से समृद्ध थे, जिन्हें बड़े बड़े संप्रदाय देख सकते थे। जब रक्त लिंगजी 300 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है, तो उसका सार सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और यह धीरे धीरे आकार में कम हो जाता है।
400 साल पुरानी ब्लड लिंगजी एक स्कूप के आकार की थी, लेकिन 500 साल पुरानी ब्लड लिंगजी केवल एक बच्चे की हथेली के आकार की थी। हालांकि रक्त लिंगजी छोटा था, जो केंद्रित था वह वास्तव में इसका समृद्ध सार था। ये रक्त लिंगजी किसी के मांस और शरीर को पूरक करने में सक्षम था, जिससे एक मार्शल कलाकार की जीवन शक्ति विशेष रूप से उत्साहित हो जाती थी और किसी की ताकत भी बढ़ जाती थी। 500 साल पुरानी ब्लड लिंगजी एक चमत्कारिक दवा थी जिसे ताकत चाहने वाले मार्शल कलाकार अपने हर जागते सपने में चाहते थे। जैसे ही उपस्थित लोगों ने इस हल्की सुगंध को देखा जो कि लाल रंग के रक्त लिंगजी से निकली थी, उनके दिल हिल गए। कुछ लोगों ने तो गहरा घूंट भी पी लिया। इस प्रकार की चमत्कारी औषधि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इससे पहले एल्डर वांग ने लिन मिंग को एक फरमान सुनाया था। वहां 4 पुरस्कारों का वादा किया गया था। वे हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर, 500 साल पुराना ब्लड लिंगजी, ब्लू मिरेकल पिल और बॉडी स्पिरिचुअल इचोर थे। हालांकि ये पुरस्कार आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली थे, किसी को भी वास्तव में विश्वास नहीं था कि लिन मिंग इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब लिन मिंग ने एक से अधिक प्राप्त कर लिए थे। जहां तक बाकियों की बात है तो यह कोई अत्यधिक असंभव बात नहीं थी कि वह उन्हें भी ले सके। इससे उपस्थित लोगों को ईर्ष्या तथा असहायता का एहसास हुआ। लिन मिंग की ताकत उनकी आंखों के सामने पहले ही प्रदर्शित हो चुकी थी। ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो वे कह सकें। लिन मिंग ने दोनों हाथों में रक्त लिंगजी को पकड़ लिया और सम्मानपूर्वक किन जिया को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, धन्यवाद मार्शल हाउस मास्टर। हाँ, मुझे धन्यवाद मत दो। ये लिंगजी मेरी नहीं है, बल्कि 7 गहरी घाटियों से प्रतिभाशाली शिष्यों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। चूंकि आपने वह परीक्षा पास कर ली है जो मैंने आपके लिए निर्धारित की थी, तो आपने ये रक्त लिंगजी अर्जित कर लिया है। लिन मिंग ने ब्लड लिंगजी को अपनी स्थानिक रिंग के अंदर रखा और उन्होंने थंडरबोल्ट डेविलफायर बीड को भी हटा दिया जिसे उन्होंने उठाया था। उसका यह मन का ओयांग दिहुआ को वापस देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि ओयांग दिहुआ इस पर उसका विरोध नहीं करेगा, और इसके अलावा ओयांग दिहुआ ये स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि उसने यह मन का झांग गुआनियों को दिया था। जैसे ही ओयांग दिहुआ ने लिन मिंग की हरकत देखी, उसका रंग और अधिक उदास हो गया। लिन मिंग, चूंकि आप थंडरबोल्ट डेविलफायर बीड के इतने शौकीन हैं, तो आपको इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप लापरवाही से इसका प्रयोग करेंगे और फिर विस्फोट में खुद को मार डालेंगे। झांग गुआनियू और लिन मिंग के बीच द्वंद्व के कारण भव्य भोज का मूल कार्य पहले से ही पूरी तरह से कोई अर्थ खो चुका था, और अब 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर किन जिया की उपस्थिति के साथ माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। जहां तक मार्शल कलाकारों का सवाल है, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर से मिलना एक सामान्य व्यक्ति के सम्राट से मिलने के समान था। उसके पास सर्वोच्च अधिकार था, और उसकी ताकत स्काई फॉर्चून किंगडम में किसी भी अन्य से कहीं अधिक थी। भले ही वह मुई या वांग जुवानजी जैसे प्रसिद्ध हॉटेन मास्टर थे, किन जिया की उपस्थिति में वे उल्लेख के लायक भी नहीं थे। ओयांग दिहुआ को अब और रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने धैर्यपूर्वक अपने गुस्से पर काबू पाया और किन जिया से कुछ विनम्र शब्द कहे, और फिर अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। किन जिया का भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हवा के साथ उड़ना पसंद था। कुछ कप चाय पीने के बाद वह भी चला गया। इस भव्य भोज का हालांकि मूल उद्देश्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था, फिर भी अधिकांश अतिथि अभी भी जोश में थे। उन्होंने सभी प्रकार की लड़ाइयां देखी थीं। ये कहा जा सकता है कि रात चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी और वे पूरी तरह संतुष्ट थे। बेशक ऐसे लोग भी थे जो गंभीर मूड में थे, जैसे कि 10वें राजकुमार यांग जेन। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झांग गुआनियू को लिन मिंग से करारी हार का सामना करना पड़ेगा, और यहां तक कि उनका हाथ भी मिट्टी में बदल जाएगा। झांग गुआनियू लिन मिंग को अपंग बनाना चाहता था,
और इसका परिणाम ये हुआ कि वह आंशिक रूप से विकलांग हो गया। 10वें राजकुमार को अभी अभी एक सहयोगी मिला था, लेकिन अब वह सहयोगी पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके अलावा झांग गुआन्यू ही वह व्यक्ति था जिसने उसे ओयांग दिहुआ से जोड़ा था। झांग गुआन्यू के बिना यह निश्चित नहीं था कि ओयांग दिहुआ उसका समर्थन करना जारी रखेगा। ये सोचकर यांग जेन को कड़वाहट के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लिन मिंग बस उसके जीवन की सबसे अंधकार में दास्ता थी। निश्चित रूप से वह एक मौजूद था जो बहुत उदास मूड में था। यह एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के झांग परिवार के प्रमुख झांग फेंगजियान थे। जब झांग गुआन्यू को ले जाया गया तो झांग फेंगजियान को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में उग्र खून बह रहा हो। वह तुरंत हत्या के राक्षसी इरादे से भर गया और लिन मिंग को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लेकिन उनका व्यक्तित्व झांग गुआन्यू से भिन्न था। वह एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के शीर्ष पर थे, इसलिए उन्हें अपना तर्क और शांति बनाए रखनी थी। वह जानता था कि इस समय वह लिन मिंग से निपट नहीं सकता। यदि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की तो इसका नुकसान निश्चित रूप से उनके सहयोगी व्यापार संघ को होगा।